नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम बात करेंगे इथिक्स के लेसन 2 की, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज मानवीय मूल्य। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं लेसन फर्स्ट में नीतिशास्त्र व मानवीय सहसंबंध, जिसमें हमने कल पढ़ा नीतिशास्त्र का सार तत्व है, इसके परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। यानी नीतिशास्त्र और मोरालिटी को हम यानी नैतिकता हम पढ़ चुके हैं। कल के लेसन में हमने कुछ आंसर राइटिंग भी की। तो मेरा यही शेड्यूल रहेगा कि मैं पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पत्र इस लेसन से संबंधित है, उनकी हम एक दो क्वेश्चन की डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग करने वाले हैं। तो आप भी साथ ही साथ ये कर सकते हो कि जैसे ही आपका लेसन पूरा होता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लिखने की कोशिश करना। और इस लेसन की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे लेसन के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही रोचक लेसन होने वाला है। और मेरी ये आप लोगों से गुजारिश होगी कि यदि आप इनका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो सीरियसली, मतलब ये लेसन वैसे भी सीरियसली एस्पिरेंट के लिए, यदि आप का पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं होता तो लेसन को मत देखना, क्योंकि अच्छी मतलब ये लेसन है जिनको आपको देखकर निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज के लेसन में जो टॉपिक होगा वो मानवीय मूल्य, और दूसरा टॉपिक होगा इसमें मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। ठीक है, आज के लेसन में लेसन 2 में ये टॉपिक है। इसके अलावा यहाँ पर इस पहले जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक, इसमें से जो महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनकी उपदेशों की जो शिक्षा है, वो आगे वाले जो टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक है, ये दोनों एक जैसे टॉपिक है तो इनको हम साथ पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानवीय मूल्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि शब्दावली को जानना है, उनकी जो परिभाषा है उसको समझना है कि मूल्य से क्या तात्पर्य है। तो मूल्य से तात्पर्य विश्वास, आदर्श और आकांक्षाओं से हैं, जो आचरण में सद्गुण के रूप में व्यक्त होते हैं। मूल्य समाज व संस्कृति के सापेक्ष होते हैं, ये नियामक भी होते हैं क्योंकि इनके द्वारा व्यवहार का नियमन किया जाता है। तो ये तो एक सैद्धांतिक परिभाषा है, लेकिन हम यदि इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो मूल्य से तात्पर्य क्या है कि मतलब हम सामान्य भाषा में ऐसे समझते हैं कि मूल्य क्या होते हैं कि मतलब व्यक्ति के जो भी आयाम होते हैं, कि हम जो भी सीखते हैं, कि जैसे हमारे परिवार में हमने परिवार से कौन सी शिक्षा ग्रहण की है, स्कूलों में क्या हमने ग्रहण किया है, यानी कौन सी नैतिक शिक्षा हो गई, हम कैसा आचरण करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब मिलके क्या होते हैं, मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती है। ठीक है, तो आप इसको सामान्य भाषा में लिख सकते हो कि वैल्यूज क्या होती है, व्यक्ति के आचरण को नियमन करती है। हम जैसे सामान्य भाषा में ये भी देखते हैं कि हम जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा आचरण करता है तो हम उस पर कटाक्ष भी करते हैं कि यार ये आपके मूल्य हैं क्या, या मतलब किसी के पॉजिटिव मूल्य होते हैं कि यार क्या उसके कितने अच्छे मूल्य हैं, कितने उसके अच्छे संस्कार हैं। तो यही मतलब कुल मिलाकर मूल्य, तो मूल्य की परिभाषा सामान्य थी। और जैसे हम अपनी भारतीय परंपरा में देखते हैं तो हमारा आदर्श मूल्य क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसको आप एग्जाम में कहीं कोटेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो कि यदि मूल्य की बात है तो आप भारतीय जो आदर्श मूल्य है उसको भी आप बता सकते हो, सत्यम शिवम सुंदरम। और इसका मतलब भावार्थ क्या होता है तो इसको आप डिटेल से गूगल करना। सामान्य भावार्थ ये होता है कि सत्य जो है, सत्यम का अर्थ है यहाँ पर ट्रस्ट से मतलब है, शिवम का जो यहाँ पर मतलब है यानी कल्याण यानी त्याग की भावना उससे, और सुंदरम का अर्थ मुझे लगता है सुंदरता से, या मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप इसको डीप में देख लेना, बाकी इतना कोई मतलब महत्वपूर्ण नहीं है। कमेंट में बताना है कि इसका अर्थ क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब बेस्ट अर्थ क्या हो सकता है। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे कि मूल्यों की विशेषता एवं प्रकृति क्या हो सकती है। तो मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, यानी यूनिवर्सल होते हैं, ये सभी समाजों में लागू होते हैं। जैसे हम सत्य की बात करें, अहिंसा की बात करें, तो ये तो सभी समाजों में पाया जाता है। हालांकि मतलब अलग अलग समाज में अलग अलग मूल्य भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मूल्य सार्वभौमिक होते हैं। कुछ मूल्य जैसे हम बात करें सामाजिक आदर्श है, मतलब जैसे हम बात करें कि सामाजिक आदर्शों में मूल्यों की बात करें तो क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा व्यवहार अन्य लोगों के साथ कैसा हो सकता है, हम किस प्रकार वंचित वर्ग की हेल्प कर सकते हैं, या मतलब इन्वायरमेंट के साथ हमारा संबंध क्या हो सकता है, या हम मतलब किस प्रकार हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, हमारी कैसी सोच है, किस प्रकार हमारी सोसाइटी है। तो वो हमारे सामाजिक आदर्श होते हैं। इसके अलावा मूल्य तटस्थ होते हैं, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं एकदम, मतलब जिसका जैसे सत्य, तो सत्य का क्या अर्थ चेंज होगा। इसके अलावा अमूर्त होते हैं और ये स्थान व समय के अनुसार भी बदलते रहते हैं। यानी जैसे हम बात करें कि अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग मूल्य हो सकते हैं, वहाँ उनकी संस्कृति परंपरा के आधार पर। आगे हम देखते हैं कि सिविल सेवा के मूल्य क्या हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं कि सिविल सेवा के ऐसे कौन से मूल्य हैं जो मतलब सिविल सेवा को स्थायी प्रदान करते हैं, या मतलब एक नागरिकों के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे याद रखना, आपको ऐसे डायग्राम का इस्तेमाल करना है एग्जाम में।
तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ईमानदारी, निडरता, सत्यनिष्ठा, वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, निष्पक्षता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहिष्णुता और कर्मशीलता। तो यहाँ पर हम ऐसे ही डायग्राम बना के ऐसे मूल्यों को आप दर्शा सकते हो। इसके अलावा यदि हम मूल्य और नैतिकता का संबंध को समझना चाहें, तो यहाँ पर है कि मूल्य क्या है। मूल्य आधार प्रदान करते हैं किसको, नैतिक सिद्धांतों को। यानी हम कह सकते हैं कि मूल्यों के आधार पर ही नैतिक सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो मूल्य और नैतिकता में जब भी संबंध आए तो आप बताना कि मूल्य ज़्यादा व्यापक है और ये नैतिकता को जन्म देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे मूल्य क्या हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे मूल्य है कि हम अहिंसात्मक हैं, सत्य बोलते हैं, इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं, बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, वंचित वर्ग का ध्यान रखते हैं। तो यही तो हमारी बाद में नैतिकता बनती है कि आपकी इथिक्स क्या है, समाज के प्रति इथिक्स क्या है, आपकी इन्वायरमेंट के प्रति इथिक्स क्या है। ठीक है। तो मूल्य ही बनाते हैं किसको, नैतिकता को। तो मूल्य बड़े हैं, मतलब व्यापक हैं। और आगे हम देखते हैं कि कुछ सार्वभौमिक मूल्य माने गए हैं। तो एग्जाम में जब मूल्य वाले क्वेश्चन आए तो उसमें ऐसे अच्छे अच्छे डायग्राम फ्लो चार्ट आप आंसर में बना के आना है। तो यहाँ पर सार्वभौमिक मूल्यों की बात करें तो अहिंसा, प्रेम, सत्य, नैतिक क्रम और शांति प्रमुख है। इसके अलावा आंतरिक मूल्यों की बात करें, जैसे आंतरिक मूल्य व्यक्ति के, मतलब व्यक्ति जैसे कि परिवार से सीखता है या शिक्षण संस्थाओं से सीखता है, तो आसपास के इन्वायरमेंट से, समाज से सीखता है, तो उसके अंदर एक कुछ मूल्य बन जाते हैं कि जैसे संवेदनशीलता है, करुणा है, सहानुभूति है, प्रेम है, वात्सल्य है, त्याग और बलिदान है, भावनात्मक समझ है, दयालुता है। ये सब व्यक्ति के आंतरिक रूप से विकसित होते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि हमारा समाज और परिवार का पालन पोषण कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो हमारा व्यवहार है, जो आचरण है, जो हमारे नैतिक आचरण है, वो निकल के आता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मूल्य क्या बनाते हैं, नैतिक आचरण को निर्धारित करते हैं। और अगला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। जैसे ये सिलेबस में एकदम एज इट इज मेंशन है और 2018 में यही क्वेश्चन आया है। 17 में ये क्वेश्चन आया है। इथिक्स के क्वेश्चन में आप देखना कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम किसी इस राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त व सुंदर मनों वाला बनाना चाहते हैं तो उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता और शिक्षक। तो ये जो क्वेश्चन आया ये इस टॉपिक से रिलेटेड है कि किस प्रकार, मतलब मूल्य को विकसित करने में पिता, माता और शिक्षक भूमिका निभा सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं किस प्रकार हमें करना चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि इथिक्स के क्वेश्चन में पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है। हमें कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे पैराग्राफ में, 2-3 लाइनों के पैराग्राफ में लिखना है, या फिर हम कर सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। जैसे ऐसा ऐसा फॉर्म में भी हम अपना सकते हैं, ये अच्छा माना जाता है। आजकल आप देखना टॉपर्स की कॉपीज में देखना ऐसे ही, मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाया गया है। और आप यदि इसमें इथिक्स में टॉपर्स की कॉपीज देखना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। जैसे हिंदी माध्यम में रवि सिया जी के अच्छे मार्क्स हैं, मतलब 140 के आसपास मार्क्स हैं। आप दृष्टि और विजन की ऐप पर या साइट पर जाकर आप वहाँ से ये कॉपी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा मैंने भी काफ़ी इथिक्स के टेस्ट लिखे हैं और मेरा स्कोर भी 126 है। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने अधिकांश जो मेरी टेस्ट कॉपीज है विजन आइज की या दृष्टि पर जो भी मैंने टेस्ट लिखे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छे टेस्ट लिखे हैं, मेरे भी 126 आए हैं और एक बार 2016 में 105 मार्क्स है, जो कि आप जान सकते हो कि यार हिंदी मीडियम इथिक्स में अच्छे मार्क्स हैं। क्योंकि हिंदी आप अक्सर देखना कि इथिक्स के पेपर में 100+ मार्क्स करना अच्छा माना जाता है। तो आपके वो टेस्ट जो मैंने 3 घंटे में लिखे हैं किस प्रकार प्रॉपर वे में लिखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार परिवार की भूमिका है नैतिक मूल्यों को विकसित करने में। जैसे माता और पिता का उसमें क्या रोल रहता है। जैसे हम सीखते हैं कि माँ से क्या सीखते हैं, प्रेम, त्याग, बलिदान, संघर्ष, साहस, वात्सल्य, सत्य, अहिंसा। और पिता से हम सीखते हैं साहस, त्याग, बलिदान, धैर्य, कर्मशीलता, नैतिक आचरण, उत्साह और संघर्ष। मतलब सब आप अपने अपने अनुभव से और भी अच्छा लिख सकते हो इसको। इसके अलावा हम दादा दादी से क्या सीखते हैं, प्रेम, वात्सल्य सीखते हैं, निस्वार्थता सीखते हैं, नैतिक कहानियाँ सीखते हैं, परंपरागत मूल्य, आध्यात्मिकता, त्याग और बलिदान। इसके अलावा भाई बहन जो आपस में क्या सीखते हैं, शेयरिंग और केयरिंग सीखते हैं। मतलब जो भी उनकी चीज़ें होती है, खाना पीना, मिठाइयाँ, किताबें, सब मतलब एक दूसरे के बाँटना, कपड़े कपड़े, मतलब आप जान सकते हो कि किस प्रकार हम मूल्य सीखते हैं। धीरे-धीरे हम ये सामान्य मूल्य, लेकिन ये मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? इसके अलावा हम लैंगिक संवेदनशीलता सीखते हैं। मतलब हम जानते हैं कि भाई-बहन यदि एक परिवार में, तो वो जैसे लड़कियाँ होती हैं वो लड़कों के जो भी आचरण है, जो भी उनके व्यवहार है वो सीखती है, और लड़के जो है महिलाओं के जो भी इश्यूज़ है ना, उनसे रूबरू होते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे कि आजकल हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है कि महिला हिंसा कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। तो 2 चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। एक तो परिवार में नैतिक मूल्यों को सिखाया जाए ना बच्चों को। एक दूसरा इस विद्यालय शिक्षा में हम ऐसे पाठ्यक्रम लाएँ, जैसे लैंगिक सेंसिटिव पाठ्यक्रम है, या महिलाओं या मतलब लड़कियों के प्रति जो भी इश्यूज़ हैं उनको बच्चों को सिखाया जाए। तो उनके व्यवहार में कहीं न कहीं परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि यही बच के कल के नागरिक बनेंगे। ठीक है? तो बच्चों में यदि हम
मानसिक संवेदना लाएँ और उनको अच्छे नैतिक मूल्य दे पाएँ, तो निश्चित रूप से ऐसी समस्याओं से हम आने वाले समय में निपट सकते हैं। इसके अलावा हम क्या सीखते हैं, सम्मान, साहस, मित्रता, भ्रातृत्व आदि सब हम अपने रिलेशन में सीखते हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं, जैसे नाना-नानी, चाचा-चाची, यहाँ से आप परिवार से क्या सीख सकते हो। तो जब भी ऐसा कुछ रहे तो उनको आप है ना ऐसे फ्लो चार्ट में बनाना, क्योंकि इसमें पैराग्राफ में क्या लिखोगे, फ्लो चार्ट में आप ज़्यादा मतलब डायमेंशन कवर कर पाओगे। आगे जैसे हम उदाहरण इनके देखने बहुत ज़रूरी है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आप क्या सीखते हो, परिवार से क्या सीखते हो, किसने क्या सीखा, तो ऐसे अच्छे एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। जैसे हम साहस की बात करें तो जैसे हम छत्रपति शिवाजी का यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन्होंने साहस की भावना अपनी माताजी से सीखी, किस प्रकार उन्होंने फिर युद्ध लड़े और अच्छे युद्ध जीते, किलों का उन्होंने फतेह किया, यानी अच्छे गढ़ उन्होंने जीते, वो बता सकते हो। इसके अलावा भगत सिंह जी का एग्जाम्पल हम देना चाहें तो जैसे उनके चाचा क्रांतिकारी थे, तो भगत सिंह जी ने अपने जो क्रांतिकारी विचार यानी क्रांतिकारी जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी अपने चाचा से सीखी। इसके अलावा जैसे मंजूनाथ जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इनका एग्जाम्पल ऐसा है कि त्याग और बलिदान के लिए, देश के लिए ये शहीद हुए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए। तो इन्होंने साहस अपने परिवार से सीखा है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमें देने चाहिए। आध्यात्मिकता की बात करें तो यहाँ पर गांधी जी ने अपनी माताजी से मतलब ऐसे गुण सीखे हैं। कर्मशीलता और त्याग बलिदान की बात करें तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर अब्दुल कलाम की बहन ने उनके लिए पढ़ाई के लिए अपने गहने बेचती थी मतलब। तो त्याग और बलिदान का ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हो। सचिन तेंदुलकर बता सकते हो कि सचिन तेंदुलकर के करियर को बनाने में किस प्रकार उनके भाई का योगदान है। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं ना, उन एग्जाम्पल को आप मतलब सही से आंसर में लिखना सीख गए ना, तो इथिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा करुणा की बात करें तो मदर टेरेसा का एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि उन्होंने अपने परिवार से ये से मूल्य सीखे हैं। इसके अलावा यदि समाज की भूमिका की बात करें, सिलेबस में साफ मेंशन है कि किस प्रकार समाज है ना व्यक्ति के नैतिक मूल्य को विकास कर सकता है। तो हम ये यहाँ पर अलग अलग सोसाइटीज के एग्जाम्पल देखेंगे कि किस सोसाइटीज में कौन से नैतिक मूल्य और आने वाली पीढ़ी किस प्रकार उनको सीखती है, अपने आप में धारण करती है और वो समाज कितना महान बन जाता है। तो यहाँ पर हम जैसे स्पार्टा का एग्जाम्पल है, तो हम आप लोगों ने 300 मूवी देखी होगी। तो वहाँ का समाज ऐसा था कि उनके सामने लगातार चुनौतियाँ थी, लगातार युद्ध हो रहे थे। तो वहाँ के समाज में बचपन से ऐसी शिक्षा विकसित की गई कि हर को युद्ध कला सीखनी होगी। तो वहाँ का समाज मतलब फिर सभी युवाओं में मतलब एक बहादुरी और साहस की भावना होती है, और फिर आगे वो देश के काम आती है, राष्ट्रीय हितों के लिए काम आती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे भारतीय उत्तर पश्चिमी भारतीय समाज की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर लगातार प्राचीन भारत से हम आधुनिक भारत तक देखते हैं कि लगातार मतलब कहीं न कहीं युद्ध संघर्ष और यहाँ से मतलब जो विदेशी आक्रमण होता रहा है। तो यहाँ के लोग क्या हो गए, थोड़े बहादुर और साहसी अन्य देश के अन्य भागों की तुलना में ज़्यादा हो गए। तो आप ये बता सकते हो कि समाज की मतलब क्या भूमिका होती है, और समाज का मतलब क्या नैतिक मूल्य होते हैं जो आने वाली पीढ़ी में साफ-साफ दिखता है, उनके विकास में, उनके देश की प्रगति में साफ-साफ दिखता है। इसके अलावा हम प्रेम अहिंसा की बात करें तो हम जानते हैं कि तिब्बती समाज में या जैन बौद्ध धर्म में सत्य, अहिंसा मतलब जीवों के प्रति दया भाव ऐसे अच्छे गुण हम देख सकते हैं। भ्रष्टाचार की मुक्त की बात करें तो न्यूजीलैंड का सोसाइटी बहुत अच्छी है। वहाँ के लोगों की नैतिकता हम का यदि आकलन करें तो बहुत अच्छा है अन्य देशों की तुलना में। जैसे भ्रष्टाचार के मामले में वहाँ पर यदि मामले देखें तो बहुत ही कम है। उनकी जो इंडेक्स आती है भ्रष्टाचार की, उसमें भी न्यूजीलैंड मतलब प्रथम स्थान पर, यानी वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ही कम है। यानी हम देख सकते हैं कि वहाँ की इसका मतलब वहाँ के लोगों का आचरण, वहाँ के लोगों का नैतिक मूल्य बहुत अच्छा है। तो आप ये बता सकते हो। इसलिए हम मानते हैं कि न्यूजीलैंड के लोगों की चाहे आय इनकम कम हो अन्य राष्ट्र पश्चिमी राष्ट्रों की तुलना में, लेकिन वहाँ के लोगों की जो नैतिकता है ना, जो उनके मूल्य है ना, वो अन्य देशों की तुलना में उच्च स्तर पर है। इसके अलावा आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करो तो भूटान की सोसाइटी कैसी है, वो है ना, भूटान की सोसाइटी में हम देखते हैं कि वहाँ पर भौतिकता की बजाय वो क्या करते हैं, खुशियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए तो उनके इन्वायरमेंट के साथ, उनके प्रकृति के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। तो आप इनको बता सकते हो। इसके अलावा इन्वायरमेंट एथिक्स का एग्जाम्पल आप बताओ तो यहाँ पे राजस्थान का विश्नोई या बिश्नोई जो समाज है, उनका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि किस प्रकार वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे मतलब इन्वायरमेंट के एथिक्स के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ताकि अ, किस प्रकार उनका मतलब आसपास के जो इन्वायरमेंट के संबंध है, उनका कल्चर का उनका ऐसा है कि वो नई पीढ़ी को ऐसी बातें सिखाते हैं और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं। तो हम इनका एग्जाम्पल बता सकते हैं। इसके अलावा लैंगिक संवेदनशीलता का एग्जाम्पल आप बता सकते हो। यहाँ पे फिर ये है कि शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका में इस साल भी 2020 में एक क्वेश्चन आया है कि किस प्रकार नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये मतलब इसको लेकर एक इथिक्स में क्वेश्चन पूछा गया, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, इसी लेसन में करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। तो हम जानते हैं कि नए पाठ्यक्रम में भी ये शामिल किया गया है कि नैतिक शिक्षा को मतलब एक बच्चों के किस प्रकार उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके मजबूत चरित्र के निर्माण में कितना उनका रोल हो सकता है। इसके अलावा खेल और योग को भी नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है, जो कि मानसिक मजबूती के साथ साथ निर्णय क्षमता को भी बढ़ाएगी।
इसके अलावा पाठ्यक्रम में मतलब हम मान सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं की ये भूमिका है कि बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में बताएं, उनको इन्वायरमेंट के संरक्षण के बारे में बताएं, किस प्रकार पानी बचाना है, किस प्रकार जीवों को बचाना है, जीवों के प्रति एक अहिंसात्मक रवैया रखना है। और बच्चों में साहस और निडरता के गुण भी विकसित किए जा सकते हैं, जैसे अलग अलग समय पर ट्रैकिंग प्रोग्राम हो सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, या अन्य प्रोग्राम जो जिससे बच्चों में एक निडरता की भावना पैदा हो। इसके अलावा नवाचार के साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि उनको व्यवहारिक प्रयोग और रिसर्च को बढ़ावा दे सकते हैं। हम ये मानते हैं कि आजकल जैसे लड़कों लड़कियों की एक स्कूल है, तो उसमें जो जेंडर सेंसिटिव इश्यूज है ना, उनको बच्चों को पाठ्यक्रम में बताया जा सकता है, या उनको क्लास में से कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं। तो एक साथ में एक समस्या हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार, जैसे स्पेशली हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में भी मोबाइल की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा इंटरनेट पर वो समय बिता रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं उनकी मानसिक मतलब समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। तो इनसे बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि परिवार में भी माता-पिता भी यदि किताबों को पढ़ते हैं, यदि एक मतलब उनके लिए प्रेरक बनते हैं, और विद्यालय में भी यदि टीचर है ना अच्छी किताबें बच्चों को बताते हैं, एक एक मतलब क्लास में ऐसा एक्टिविटी हो सकती है कि टीचर स्वयं भी किताबें पढ़ रहे हैं, बच्चे भी साथ साथ में किताबें पढ़ रहे हैं, तो एक लर्निंग प्रोसेस का एक पाठ्यक्रम हो सकता है जो कि बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास करें। और ऐसी किताबें ज़्यादा शामिल करें जिनमें जैसे नैतिक शिक्षा मिलती हो, हमारे मतलब परंपरागत अच्छा मतलब जो साहित्य है, जैसे मतलब अच्छी कहानियाँ हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हो गई, या अन्य जो कहानियाँ हैं, वो बच्चों को पढ़ाई जा सकती है, ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नैतिक शिक्षा या नैतिक मूल्यों के पाठ्यक्रम या उनकी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में वो समझ पाएँ इन चीज़ों को। ठीक है। इसके अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व की हम बात करें तो बच्चों को विलेज ट्रेनिंग प्रोग्रामों से भी जोड़ा जा सकता है। बच्चों को बताया जा सकता है कि गाँव की क्या समस्याएँ हैं, कौन-सी अच्छाइयाँ गाँव की है, उनको बताया जा सकता है। वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता को पाठ्यक्रम में बताया जा सकता है। इसके अलावा लैंगिक संवेदनशीलता एक अहम इश्यू है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये टॉपिक था कि किस प्रकार परिवार और शिक्षण संस्थाओं की एक बच्चे के नैतिक मूल्यों के विकास में भूमिका होती है। आगे हम देखने वाले क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं कि इस साल 2020 में की जो मेंस की एग्ज़ाम हुई उसमें इस पाठ्यक्रम से कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि नीतिशास्त्र और मूल्यों के पाठ्यक्रम से एक क्वेश्चन आया है कि व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के तीन मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीतिशास्त्र और मूल्यों की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो हमने कल बताया था कि किस प्रकार हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें करना चाहिए कि एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। और साफ सुंदर इंट्रोडक्शन 2-3 लाइनों में हो सकता है अच्छा। तो यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि नीतिशास्त्र की और मूल्यों की परिभाषा और उसका परिचय दे देना है। ठीक है, नीतिशास्त्र क्या है? नीतिशास्त्र सही गलत और नैतिकता अनैतिकता तय करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करता है। वहीं मूल्य वस्तु अच्छे बुरे वांछनीय अवांछनीय के संबंध में व्यक्ति के महत्वपूर्ण स्थायी विचार या विश्वास है। तो नीतिशास्त्र तो क्या है? गाइडलाइन है कि किस प्रकार हमें व्यवहार करना चाहिए, जबकि मूल्य क्या है? मूल्य वास्तव में ऐसी बात है कि जैसे कि एक व्यक्ति का आचरण कैसा होगा, तो हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का आचरण अच्छा है या गलत है, तो मूल्य उस प्रकार प्रस्तुत होते हैं। तो हम देखते हैं इसके साथ ही साथ कि व्यापक राष्ट्रीय शक्ति क्या है। तो हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र को महान बनाने में, किसी भी राष्ट्र को आगे ले जाने में कौन-कौन सी चीज़ें भूमिका निभाती है, वही उनकी शक्तियाँ हैं। जैसे उसमें हो सकता है कि हमारा नेतृत्व कैसा है, मानवीय पूँजी किस प्रकार है कि मानव हमारा डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, मृदु शक्ति यानी हमारा सॉफ्ट पावर कैसा है कि हमारा योग है, संस्कृति होगी, हमारा खेल हो गया। तो इसके अलावा सामाजिक सद्भाव कैसा है, समाज हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी है। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी किस तरह हमारा क्या है, सुशासन कैसा है, आर्थिक शक्ति कैसी है, सैन्य शक्ति कैसी है, भूगोल व प्राकृतिक संसाधन सूचना, ये सब क्या है व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। लेकिन क्वेश्चन में 3 चीज़ पूछी है, उनके हम केवल 3 क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति और सामाजिक सद्भाव में अभिव्यक्ति के लिए नीतिशास्त्र मूल्य की भूमिका क्या है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमें केवल 3 चीज़ों की बात करनी है कि व्यापक राष्ट्रीय शक्ति में केवल हमें 3 चीज़ों की बातें करनी है। कौन सी चीज़ें? मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति और क्या होगी इसमें, सामाजिक सद्भाव। यानी क्वेश्चन की डिमांड केवल 3 पॉइंट है, हमें सभी नहीं लिखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले मानवीय पूंजी लेते हैं कि मानवीय पूंजी क्या है। तो मानवीय पूंजी क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव व सामाजिक गुणों का योग है। ठीक है, नीतिशास्त्र और मूल्य मानव पूंजी को बढ़ाते हैं, जैसे व्यक्ति का नैतिक व्यवहार, महिलाओं का, बुजुर्गों को गरिमा का सम्मान, पर्यावरण नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान। तो ये हमारी मानवीय पूंजी है ना कि किस प्रकार हमारे अंदर सामाजिक और नैतिक मूल्य है, और हम और लोगों के लिए हम क्या करते हैं, किस प्रकार त्याग बलिदान की भावना रखते हैं। तो ये हमारी मानव पूंजी है। तो इसमें मानव पूंजी को नीतिशास्त्र और मूल्य कैसे मतलब अच्छा कर सकते हैं, और तो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल है सोनू वांगचुक, जो कि लद्दाख से रहने वाले हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि लद्दाख में 2-3 बहुत ही फेमस चीज़ें कर रहे हैं कि एक तो उन्हें युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, और वहाँ पर देखो एक अच्छी स्कूल भी उन्होंने स्थापना की है वहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं कि किस प्रकार सोनम वांगचुक केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं जी रहे हैं, वो लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, लद्दाख के युवाओं के लिए रोजगार सृजन के कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसी उन्होंने नवाचार वाली स्कूलें भी स्थापित की है। इसके अलावा वो वहाँ के आसपास इन्वायरमेंट को बचाने में काम कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि स्तूप बर्फ का कॉन्सेप्ट सुनी होगी, जो कि जैसे क्या करते हैं कि लद्दाख के अंदर टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ पर जो जल है, जल के माध्यम से वो बर्फ के स्तूप बनाते हैं और वाटर को संरक्षण
करते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि किस प्रकार मानव पूंजी कार्य कर रही है। एक और बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे जादव पायांग है, इनको बोलते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा क्या किया गया है, माजुली द्वीप को बचाने के लिए प्रयास किया गया है। तो ये हमारी मानव पूंजी तो ना, ये हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमारे नैतिक कर्तव्य एक तरह से हम बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट के प्रति। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको बताने चाहिए। इसके अलावा दूसरा इसमें पॉइंट है कि सॉफ्ट पावर, संस्कृति व नीतियाँ बढ़ाने में नीति शास्त्र की क्या भूमिका है। तो हम बता सकते हैं कि भारत के आध्यात्मवाद, योग, फिल्म, खेल आदि के द्वारा आज भारत के विश्व बंधुत्व और अहिंसा जैसे नैतिक दर्शन से प्रभावित है, यानी इन कहीं न कहीं विश्व में इनका प्रसार हो रहा है। इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि जब भी हम ऐसी डिप्लोमेसी देखते हैं किसी भी देश के साथ में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में जब भी ऐसी विदेशी संबंध हम बनाते हैं, मधुर बनाते हैं, तो उस समय हम क्रिकेट खिलाड़ियों को शामिल करते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। फिर तीसरा इसमें एग्जाम्पल है कि इसकी सामाजिक सद्भाव को देना चाहिए, कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने में नैतिक मूल्य और नीति शास्त्र इस प्रकार योगदान दे सकता है। जैसे अमरनाथ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए कश्मीरी मुस्लिम युवकों के द्वारा सेवा भावना। ऐसे एग्जाम्पल डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर में आते हैं, उनको अपने नोट्सों में ऐड कर लिया करो, ताकि मतलब जब इथिक्स का कोई एग्जाम्पल लिखो ना, तो आपका माइंड अपने आप वहाँ पे एक्टिव होकर एग्जाम्पल लिख देगा। तो लगातार प्रयास से ऐसा काम हो सकता है। फिर लास्ट में निष्कर्ष हमें लिखना है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के घटकों में यदि नीतिशास्त्र मूल्यों को शामिल किया जाए तो हमारे देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा व देश के विकास को सतत व समावेशी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन इस साल ही आया हुआ 2020 का, कि शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, ये व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। मतलब एजुकेशन का कितना बड़ा रोल हो सकता है, किसमें व्यक्तिगत विकास में और सामाजिक बदलाव में। इस कथन को हमें नई शिक्षा नीति के आधार पर परीक्षण करना है। तो सबसे पहले वही बात है कि अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए 2-3 लाइन का। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि जैसे कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य बालक व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव में नई शिक्षा नीति का योगदान है। तो इसमें जैसे हम यहाँ पर करते हैं कि यदि हम व्यक्ति का विकास करते हैं ना, तो समाज का अपने आप विकास हो जाएगा, यानी व्यक्ति में यदि बदलाव लाते हैं तो समाज में बदलाव आ जाएगा। और नई शिक्षा नीति में ऐसी बातें शामिल की गई है, जैसे हम क्या करते हैं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी भाषा, ज्ञान विकास, कौशल विकास, आय सुरक्षा, नैतिक मूल्य और शारीरिक शिक्षा पर ध्यान देना है। इससे क्या होगा, देखो अच्छा डायग्राम, इससे ये हो जाएगा कि सामाजिक बदलाव आ जाएगा। और ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है, उसके हिसाब से हम अच्छे मतलब फ्लो चार्ट और डायग्राम बना सकते हैं। जैसे इससे क्या होगा, लैंगिक समानता आएगी, सस्टेन डेवलपमेंट होगा, सांस्कृतिक एकता आएगी, राष्ट्रीय एकता आएगी, पर्यावरणीय एकता में विकास होगा, भाषाई एकता में बढ़ावा मिलेगा, स्वच्छता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि का अंत हो जाएगा। और आगे में देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कि नई शिक्षा नीति में भाषाई विविधता को शामिल किया गया है, जो कि व्यक्तिगत विकास के साथ सामाजिक बदलाव के लिए अग्रसर है। और वो कौन सी बातें इसमें शामिल की गई है, जैसे शारीरिक शिक्षा, जैसे खेल कूद, मार्शल आर्ट आदि के द्वारा जहाँ एक व्यक्ति का समग्र विकास होता है, वहीं समाज में सांस्कृतिक विविधता व समानता को बढ़ावा मिलता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी कौशल विकास को बढ़ावा देकर रोजगार में वृद्धि होगा, उससे समाज में भी गरीबी और भूखमरी को भी कम किया जा सकता है। जैसे इसमें दिव्यांग और वंचित वर्ग के लिए बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो कि सस्टेन डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, यानी सभी को समावेश इसमें किया गया है, सभी का विकास की बात की गई है। नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा बनाया गया है, जो कि महिलाओं के प्रति सम्मान, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नेतृत्व साहस आदि गुणों का विकास करने में अहम योगदान देंगे। और लास्ट में अच्छा सा एक निष्कर्ष होना चाहिए कि अतः कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति समय की मांग थी, जो कि व्यक्ति के समग्र विकास को बढ़ावा देकर सामाजिक बदलाव कर देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता में सहायक होगी। तो ये यहाँ पर मतलब 2 क्वेश्चन आज हमने मॉडल आंसर देखे। प्रीवियस ईयर के और पेपर आप देखना, उनके मॉडल आंसर आप खुद लिखने की कोशिश करना। और समय के साथ जैसे कि आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा ना, जीएस के पेपर या ऐसे आप पढ़ लोगे और मतलब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कर लोगे, तो फिर बाद में आंसर राइटिंग करना आपके लिए आसान होगा। अभी शुरुआती स्तर पर हो सकता है थोड़ा-सी समस्या हो, लेकिन आप लिखने की कोशिश करो, 1-2 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो। तो ये लेसन यहीं समाप्त होता है। और कोशिश कीजिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन लेसन को देखकर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हिंदी मीडियम के जो दोस्त हैं उनके साथ इन लेसन को शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं ना ऐसे राइटिंग का तो मैं पूरा सिलेबस करा चुका हूँ। एथिक्स का मैं 10 दिन में सिलेबस पूरा करा दूँगा और आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो भी पाठ्यक्रम है ना, प्री और मेंस का पूरा सिलेबस मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ला सकूँ। और अच्छे जो नोट्स हैं, जो भी मेरे हैंडमेड मेरे नोट्स हैं, आप इसके अलावा जैसे मेरे मॉक टेस्ट है वो मैं टेलीग्राम पर लगातार शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।